अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किए हुए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने अब्रेजन रेजिस्टेंस ऑफ वोवन फैब्रिक का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि अब्रेजन रेजिस्टेंस फैब्रिक की क्या होती है, अब्रेजन क्या होती है। अब्रेजन बेसिकली हमने देखा था कि फैब्रिक की सरफेस के ऊपर जो रबिंग होती है वो चाहे दूसरे फैब्रिक की सरफेस के साथ हो या किसी और सरफेस के साथ हो, तो उसके नतीजे में उसकी फैब्रिक के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो चेंजेस चाहे उसकी अपीयरेंस के हवाले से हों या फिर उसकी मैकेनिकल डिटीरियोरेशन के हवाले से हों, उनको अब्रेजन कहते हैं। तो रबिंग के बाद जो चेंजेस आती हैं फैब्रिक के स्ट्रक्चर में या उसकी अपीयरेंस में, वो बेसिकली फैब्रिक की यूज़फुल लाइफ या सर्विस लाइफ को कम कर देती हैं, क्योंकि मोस्टली फैब्रिक्स जिन एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं वो या तो अपैरल होती हैं या फिर ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं डोमेस्टिक भी, होम टेक्सटाइल्स के हवाले से भी, जिनमें अपीयरेंस या एस्थेटिक वैल्यू का बड़ा अमल दखल होता है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि रबिंग या अब्रेजन के नतीजे में जो फैब्रिक की सरफेस में या उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, उनमें सबसे पहले जो चेंजेस आती हैं वो उसकी अपीयरेंस की होती हैं कि उसकी अपीयरेंस रफ़ हो जाती है। तो जब किसी फैब्रिक की सरफेस रफ़ हो जाती है तो अभी अगर मैकेनिकल डिटीरियोरेशन इतनी ज़्यादा ना भी हुई हो तो उस फैब्रिक की जो यूज़फुल लाइफ है या सर्विस लाइफ है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और उसकी सर्विस लाइफ कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कि फैब्रिक की जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेसिकली जो फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जो जिनमें चूँकि फैब्रिक्स जो हैं वो यान से मिलके बनते हैं और जो यान है उसमें फ़ाइबर्स होते हैं, तो वो तमाम फैक्टर्स फ़ाइबर से लेके फैब्रिक तक जो हैं वो उनके ऊपर फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है। तो फाइबर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी फैब्रिक्स की अब्रेजन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। फाइबर्स जब यान मिलके यान बनते हैं तो यान की प्रॉपर्टीज़, यान के स्ट्रक्चर के ऊपर भी फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। फिर फैब्रिक का जो स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स के ऊपर भी अब्रेजन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। फैब्रिक बनने के बाद मुख्तलिफ उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं और वो ट्रीटमेंट्स भी फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ को, जिनमें अब्रेजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं, उनको अफेक्ट करती हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स में सबसे पहले फाइबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। चूँकि फ़ाइबर्स फैब्रिक के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं तो इनका मेजर इन्फ्लुएंस होता है किसी भी फैब्रिक की अब्रेजन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। और फाइबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने फ़ाइबर्स वाले पोर्शन में कवर भी की हैं। तो फाइबर्स की तकरीबन तमाम प्रॉपर्टीज़ फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस के ऊपर असरअंदाज होती हैं, जिनमें फ़ाइबर की अपनी स्ट्रेंथ हो गई, उनकी इलांगेशन हो गई, इलास्टिक रिकवरी ड्यूरिंग एंड आफ्टर रिपीटेड स्ट्रेस एप्लीकेशन, यानी कि उसकी आप कह लें कि जो फटीग रेजिस्टेंस है कि अगर रिपीटेड स्ट्रेसेस अप्लाई हों तो उसकी इलास्टिक रिकवरी फ़ाइबर की किस लेवल की है। फिर फ्लेक्सुरल और शेयर प्रॉपर्टीज़, जिनको हमने फाइबर्स के पोर्शन में बड़ी डिटेल में पढ़ा और इनके फ्लेक्सुरल और टॉर्शनल रिजिडिटीज़ के हमने फार्मूले भी डिराइव किए थे। इनके ऊपर भी फैब्रिक की जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। फ़ाइबर की लेंथ कितनी है, उसका डायामीटर कितना है, यह भी अब्रेजन रेजिस्टेंस में रोल प्ले करते हैं। इसके बाद फ़ाइबर की जो प्रॉपर्टीज़ अब्रेजन रेजिस्टेंस में रोल प्ले करती हैं वो ये कि उसका लो इनिशियल मॉडुलस हो तो अब्रेजन रेजिस्टेंस बेहतर होती है, हाई एक्सटेंसिबिलिटी हो और हाई एनर्जी ऑफ रप्चर हो। और ये वाली तमाम प्रॉपर्टीज़, मॉडुलस, फाइबर का इनिशियल मॉडुलस, हाई एक्सटेंसिबिलिटी और जो एनर्जी या वर्क ऑफ रप्चर है, ये वाले कॉन्सेप्ट भी हम फाइबर्स
फाइबर फेलियर के लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइबर्स का अगर लो मॉडुलस होगा तो दैट मीन्स कि उसकी जो स्टिफनेस है वो कम होगी। तो अगर फाइबर्स की स्टिफनेस कम होगी तो इससे फैब्रिक की जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो बेहतर होगी। इसी तरीके से अगर फाइबर्स की एक्सटेंसिबिलिटी ज़्यादा है कि फ़ाइबर्स के ऊपर स्ट्रेस अगर पड़े तो फाइबर्स एक्सटेंड हो जाएं या उनकी एक्सटेंसिबिलिटी ज़्यादा हो तो ये भी फेवरेबल है फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस में। फिर हाई एनर्जी या वर्क ऑफ रप्चर जो है फाइबर्स का, ये भी गुड अब्रेजन रेजिस्टेंस में अब्रेजन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाता है। वजह इसकी ये है कि चूँकि जब रबिंग हो रही होती है तो प्रेशर या फोर्स अप्लाई हो रही होती है फैब्रिक के ऊपर या फैब्रिक के अंदर मौजूद यान्स के ऊपर या फिर यान्स में मौजूद फाइबर्स के ऊपर। तो जितनी एक्सटेंसिबिलिटी होगी फाइबर्स की या जितना ज़्यादा हाई एनर्जी ऑफ रप्चर होगा फाइबर्स का, उतनी ज़्यादा उसकी फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस बेहतर होगी। तो जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनमें नायलॉन और पॉलिएस्टर जो हैं उनकी जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो बाकी जो ट्रेडिशनल फाइबर्स हैं जितने भी हमारे पास ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होने वाले फाइबर्स हैं इनमें नायलॉन की सबसे बेहतर है, उसके बाद पॉलिएस्टर की सबसे बेहतर है। इन दोनों फाइबर्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी बेहतर होती है, इलोंगेशन भी इनकी बेहतर होती है, इलास्टिक रिकवरी भी। तो उनके बाद जो एक्रिलिक और मॉड एक्रिलिक के फाइबर्स हैं उनकी अब्रेजन रेजिस्टेंस इनके मुकाबले में नायलॉन और पॉलिएस्टर फाइबर्स के मुकाबले में कम होती है, लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स हैं जैसे वूल या कॉटन उनके मुकाबले में इनकी अब्रेजन रेजिस्टेंस बेहतर होती है। जो कॉटन नेचुरल फाइबर्स हैं जिनमें कॉटन या वूल होती है इनकी मॉडरेट लेवल की अब्रेजन रेजिस्टेंस होती है, लेकिन विस्कोस, रेयॉन और एसिडेट फाइबर्स जो हैं इनकी लो लेवल की अब्रेजन रेजिस्टेंस होती है। फाइबर्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें उसका फाइबर का डायामीटर है, फाइबर की लीनियर डेंसिटी है या लेंथ ऑफ द फाइबर है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ के इंक्रीज़ करने से जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है उस फैब्रिक की जिसमें ये फाइबर्स यूज़ हुए होंगे उनकी अब्रेजन रेजिस्टेंस बेहतर होती है, क्योंकि फाइबर का डायामीटर इंक्रीज़ करने से या उसकी लीनियर डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी या उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो इससे जो फाइबर है वो स्ट्रॉन्गर भी होगा, उसकी इलोंगेशन भी बेहतर होगी, इलास्टिक रिकवरी भी यानी कि मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन या उसकी इलास्टिक रिकवरी जो है स्ट्रेस के बाद वो बेहतर होगी। तो ये फैक्टर्स फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाते हैं। तो यूज़ ऑफ लॉन्गर फाइबर्स रिड्यूस फाइबर रिमूवल टेंडेंसी फ्रॉम फैब्रिक। तो कल की डिस्कशन में हमने देखा था कि जो अब्रेजन है उसके 2-3 मैकेनिज़्म होते हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट मैकेनिज़्म है वही एक तो है कि फ़ाइबर रप्चर हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो इससे जो फैब्रिक की सरफेस है वो मैकेनिकल या फैब्रिक का जो स्ट्रक्चर है वो मैकेनिकली डिटीरियोरेट करता है, या फिर फाइबर का लॉस हो जाए यानी कि फैब्रिक की सरफेस से फाइबर्स रिमूव हो जाएं, फाइबर्स का लॉस हो जाए, तो ये एक अब्रेजन का इफ़ेक्ट होता है। तो लॉन्गर फाइबर यूज़ करने से जो ये सेकंड वाला इफ़ेक्ट है कि फ़ाइबर लॉस होता है वो कम हो जाता है कि जितने ज़्यादा लॉन्गर फाइबर्स यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा यान के अंदर जो फाइबर्स अगर लॉन्गर फाइबर्स मौजूद होंगे तो उनके कांटेक्ट पॉइंट एक फ़ाइबर के दूसरे फ़ाइबर के साथ ज़्यादा होंगे और फाइबर टू फाइबर कोहेजन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से फ़ाइबर रिमूवल की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। तो यही वजह है कि हमारे पास अगर एक कार्डेड यान हो कॉटन का, दूसरा कॉम्ड यान हो कॉटन का, तो जो कॉम्बिंग का प्रोसेस है वो अब्रेजन रेजिस्टेंस को बेहतर कर देता है, क्योंकि कॉम्बिंग के प्रोसेस के नतीजे में हम शॉर्ट फाइबर्स रिमूव कर देते हैं और बाकी जो लॉन्गर फाइबर्स बचते हैं उनसे बनने वाले यान की हेरीनेस भी कम होती है, और हेरीनेस कम होने की वजह से जो रबिंग के एक्शंस होते हैं उनमें शॉर्टर फाइबर्स का रिमूवल इसकी टेंडेंसी कम हो जाती है। तो जो अब्रेजन जिसमें कि फ़ाइबर लॉस भी एक बहुत बड़ा अब्रेजन का इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। उसके बाद अगर लॉन्गर फाइबर यूज़ किया जाए तो फाइबर रिमूवल ट्रांसफ़र टेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है, लॉस ऑफ फाइबर फ्रॉम द फैब्रिक ये कम हो जाता है। इसी वजह से जो कॉम्ड यान है उसकी अब्रेजन रेजिस्टेंस बेहतर होती है कार्डेड यान से। फिर इसको थोड़ा और एग्जैजरेट करें तो जो फिलामेंट यान्स हैं उनकी जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो स्टेपल यान से बेहतर होती है, क्योंकि उनमें वो तो होते ही फिलामेंट्स यान हैं।
तो उनकी जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो स्टेपल यार्न की निस्बत बेहतर होती है, क्योंकि उनमें फाइबर लॉस की टेंडेंसी बहुत कम होती है और हेरीनेस भी नहीं होती। तो हेरीनेस, अगर नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो उनकी अगर अब्रेजन रेजिस्टेंस को बेहतर बनाना हो तो नेचुरल फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स के साथ अगर ब्लेंड कर दिया जाए तो ये देखा गया है कि फैब्रिक की जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो बेहतर हो जाती है। और एक स्टडी में देखा गया है कि अगर प्योर वूल के फैब्रिक को में जो पॉलिएस्टर है उसको ब्लेंड कर दिया जाए, ऑलमोस्ट हाफ जो ब्लेंडिंग है वो पॉलिएस्टर की कर दी जाए, तो जो रबिंग के नतीजे में या अब्रेजन के नतीजे में फाइबर लॉस है वो 30% तक प्योर वूल के मुकाबले में कम हो जाता है। इसी तरीके से डिक्रीज़ इन फाइबर ब्रिटलनेस इंक्रीजेस फैब्रिक फ्लेक्स अब्रेजन। तो अगर फाइबर्स की ब्रिटलनेस ज़्यादा होगी तो इससे जो फ्लेक्स अब्रेजन है वो ज़्यादा होगी। और कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो फ्लेक्स अब्रेजन है वो यानी कि अगर फैब्रिक को की फ्लेक्सिंग की जाए या बेंडिंग की जाए किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो अब्रेजन होती है या सरफेस रफनिंग होती है उसको फ्लेक्स अब्रेजन कहते हैं। तो अगर जितने ज़्यादा ब्रिटल फाइबर्स होंगे तो इस तरह के एक्शन में उनके ब्रेक होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो फाइबर की अपनी प्रॉपर्टीज़ की होती है कि जिन फाइबर से मिलकर यार्न बना होता है उन फाइबर की प्रॉपर्टीज़ अहम होती हैं। तो फाइबर्स चूँकि इनसे यार्न बनता है तो उसके बाद यार्न की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि यार्न का स्ट्रक्चर कैसा है, फाइबर्स की अरेंजमेंट ओरिएंटेशन यार्न के अंदर कैसी है। तो जो यार्न के करैक्टरिस्टिक हैं वो भी फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यार्न के जिन फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है उनमें यार्न में स्टेपल यार्न में ट्विस्ट का लेवल, लीनियर डेंसिटी के यार्न का काउंट कितना है, फाइनर है या कोर्सर है, फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, यार्न का फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्रिम्प कितना है यार्न के अंदर, नंबर ऑफ़ प्लाईज़ कितनी है, प्लाईड यार्न है तो नंबर ऑफ़ प्लाईज़ कितनी है, सिंगल है, डबल प्लाई है या मल्टीपल प्लाईज़ हैं, फिर यार्न की सरफेस की जो स्मूथनेस है उसकी कंडीशन क्या है, और रैपर या बाइंडिंग फाइबर्स मौजूद हैं कि नहीं, जो कि ओपन एंड स्पिनिंग यार्न्स में अक्सर होते हैं। तो अगर यार्न की लीनियर डेंसिटी की बात करें तो ये देखा गया है कि अगर फैब्रिक का जीएसएम सेम रखा जाए और सेम जीएसएम के ऊपर फैब्रिक में हायर लीनियर डेंसिटी का यार्न यूज़ किया जाए तो जो रिजल्टेंट फैब्रिक होता है उसकी अब्रेजन रेजिस्टेंस उस फैब्रिक से बेहतर होती है जिसमें सेम जीएसएम के फैब्रिक में लो लीनियर डेंसिटी का यार्न यूज़ किया जाए। इसका इफ़ेक्ट ये आता है कि अगर हायर लीनियर डेंसिटी या ज़्यादा काउंट का यार्न यूज़ किया जाए तो जो फैब्रिक का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनेगा और फैब्रिक के स्ट्रक्चर के कॉम्पैक्ट बनने का जो इफ़ेक्ट है वो फाइबर रिमूवल टेंडेंसी के ऊपर आएगा कि जो यार्न फैब्रिक के स्ट्रक्चर में मौजूद हैं उनमें जो फाइबर्स हैं वो कॉम्पैक्ट होने की वजह से, स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होने की वजह से उनकी रिमूवल की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो इस तरीके से अगर लीनियर डेंसिटी या कोर्सर काउंट यूज़ किया जाए और जीएसएम सेम हो तो लीनियर डेंसिटी को इंक्रीज़ करने से फैब्रिक की जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो बेहतर हो जाती है। यार्न के ट्विस्ट की बात करें तो ट्विस्ट के हवाले से एक ऑप्टिमम लेवल एग्जिस्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा लो ट्विस्ट यार्न यूज़ किया जाएगा तो उसका इन्फ्लुएंस ये होगा कि लो ट्विस्ट की वजह से जो फाइबर्स हैं उनकी बाइंडिंग यार्न के स्ट्रक्चर में इतनी बेहतर नहीं होगी, तो उसका ये इफ़ेक्ट होगा कि रबिंग या अब्रेजन के नतीजे में जो फाइबर लॉस है वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट दे दिया जाएगा तो इससे जो यार्न स्ट्रक्चर बनेगा वो ऑफ कोर्स उसमें फ़ाइबर ज़्यादा टाइटली तो पाउंड होंगे, लेकिन एक्सेसिव ट्विस्ट देने से जो फाइबर है वो स्टिफर बन जाता है। और ट्विस्ट का यार्न की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या असर होता है ये हम अपने एक प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने यार्न ट्विस्ट स्ट्रेंथ और कंफर्ट रिलेशनशिप का टॉपिक था, वो बड़ी डिटेल में हमने कवर किया था। तो अगर इसको ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो वो वापस वो लेक्चर देखा जा सकता है। तो वहाँ भी हमने देखा था कि चाहे स्ट्रेंथ की बात हो या कंफर्ट की बात हो तो ट्विस्ट के हवाले से यार्न में का एक ऑप्टिमम ट्विस्ट लेवल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ भी एक ऑप्टिमम ट्विस्ट लेवल एग्जिस्ट कर रहा है कि
अगर हाई लेवल का ट्विस्ट देंगे तो उससे फाइबर्स तो टाइटली बाउंड हो जाएंगे, लेकिन उससे जो यान है वो ज़्यादा स्टिफर भी बन जाएगा। अब अब्रेजन रेजिस्टेंस के हवाले से जो यान का स्ट्रक्चर होता है उसका भी इन्फ्लुएंस होता है। तो यान का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो रबिंग एरिया है या जो अब्रेजन का लोड है वो यान को ज़्यादा सरफेस एरिया के ऊपर स्प्रेड करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोड अप्लाई हो रहा है उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब हो और इससे अब्रेजन रेजिस्टेंस बेहतर होगी। यानी कि अगर यान का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें जब अपग्रेडिंग लोड पड़े और अपग्रेडिंग लोड के बाद वो लोड ज़्यादा लार्जर सरफेस एरिया के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए, तो इससे जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो बेहतर होती है। और अगर यान का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि जिसमें फाइबर्स की या यान की मोबिलिटी की गुंजाइश बहुत कम है, तो उसमें जो लोड है वो ज़्यादा ग्रेटर एरिया में डिफ्लेक्ट नहीं होगा, डिस्टॉर्शन नहीं होगी, और उसकी वजह से जो एनर्जी है, अपग्रेडिंग एनर्जी है, लोड है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जो एरिया कांटेक्ट में होगा वो ज़्यादा रब हो जाएगा और फैब्रिक की जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो कम होगी। तो यही इफ़ेक्ट आगे यान मोबिलिटी में भी आता है कि अगर फैब्रिक यान का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इतना कॉम्पैक्ट है, और फैब्रिक का भी और यान का भी, कि जो फाइबर्स या यान की जो मोबिलिटी है विद इन फैब्रिक स्ट्रक्चर वो बहुत कम है, तो कम जो यान की मोबिलिटी है वो फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस को भी कम करती है। और अगर मोबिलिटी इंक्रीज़ कर जाए कि जब अपग्रेडिंग लोड फैब्रिक के ऊपर पड़े या यान के ऊपर पड़े, तो जो यान है वो मोबाइल हो, उसमें डिफॉर्मेशन हो, और वो डिफॉर्मेशन जो है उस लोड को स्प्रेड करेगी ओवर ग्रेटर एरिया ऑफ द फाइबर्स यान्स या फैब्रिक, तो जिसकी वजह से जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगी और अब्रेजन रेजिस्टेंस फैब्रिक की बेहतर होगी। तो जो फैब्रिक की जो कॉम्पैक्टनेस है वो मैटर करती है, क्योंकि वो मोबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो यान की मोबिलिटी हो या यान के स्ट्रक्चर में मौजूद फाइबर्स की मोबिलिटी हो, क्योंकि फाइबर्स और यान जितने ज़्यादा मोबाइल होंगे उतना ज़्यादा वो हेल्प करेंगे अपग्रेडिंग लोड को ज़्यादा ग्रेटर सरफेस एरिया में स्प्रेड करने के लिए। उसके बाद जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करती है अगर फाइबर्स जो है वो सिक्योरली बाउंड हो विद इन यान स्ट्रक्चर। तो हमने अब तक जितनी डिस्कशन की उसमें हमने देखा कि जो फाइबर्स का टाइटली बाउंड होना है वो एक्चुअली एक तरीके से ज़्यादा ग्रेटर रोल प्ले कर रहा है फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस में। तो हमने देखा कि वो तमाम फैक्टर्स जो फाइबर्स को टाइटली बाउंड करते हैं विद इन यान स्ट्रक्चर, वो चाहे हायर यान ट्विस्ट हो, जिसमें हमने देखा कि एक ऑप्टिमम लेवल भी एग्जिस्ट करता है, वो यान ट्विस्ट हो, या वो कॉम्पैक्ट यान हो, या वो प्लाइड यान हो, तो ये सारी जो मेथड्स हैं इससे चूँकि फाइबर्स टाइटली बाउंड होते हैं यान के स्ट्रक्चर में, तो इन तरीक़ों से जो यान की अब्रेजन रेजिस्टेंस है, फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस है, वो बेहतर होती है। तो इसमें कुछ कंपैरिजन है इस स्लाइड में कि जो रिंग स्पन यान्स होता है उनकी हैव स्लाइटली हायर अब्रेजन रेजिस्टेंस देन ओपन एंड यान्स। अब रिंग स्पन यान की जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो ओपन एंड यान से थोड़ी बेहतर होती है, इम्प्रूव्ड होती है। वो इसलिए कि ओपन एंड यान्स लेस कॉम्पैक्ट होते हैं रिंग स्पन यान से। रिंग स्पन यान में जो फाइबर की बाइंडिंग है वो ज़्यादा होती है ओपन एंड यान की निस्बत। ऑल्दो के जो ओपन एंड यान्स हैं उनमें हेरीनेस कम होती है, और हेरीनेस का कम होना भी अब्रेजन को बेहतर करता है, लेकिन इस हेरीनेस को कम होने का जो इफ़ेक्ट है वो इतना नहीं होता इसमें जितना कि रिंग के मुकाबले में। रिंग में जो फाइबर्स की ज़्यादा ग्रेटर बाइंडिंग है उसका जितना इम्पैक्ट होता है। तो रिंग का जो यान है वो फाइबर्स की ज़्यादा बेहतर बाइंडिंग की वजह से ज़्यादा बेहतर अब्रेजन रेजिस्टेंस देता है कि फाइबर का जो लॉस है वो रबिंग के नतीजे में कम हो जाता है, और उससे जो उसकी अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो बेहतर हो जाती है। और वो बेनिफिट जो ओपन एंड यान को लेस हेरीनेस होने की वजह से मिलता है वो ओवरशैडो हो जाता है रिंग के ज़्यादा बाइंडिंग पावर की वजह से जो फाइबर्स के ऊपर होती है। इसी तरीके से जो कॉम्पैक्ट स्पन यान है वो उसकी जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो बेहतर होती है कन्वेंशनल रिंग स्पन यान से। इसमें भी ये होता है कि लो कॉम्पैक्ट जो यान है वो लो लेवल ऑफ हेरीनेस शो करता है कि सरफेस के ऊपर हेरीनेस कम होती है, और जितनी कम हेरीनेस होगी उतना ज़्यादा रबिंग या अब्रेजन के नतीजे में फाइबर लॉस कम होगा, और फाइबर लॉस भी अब्रेजन की एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। तो दूसरा जो कॉम्पैक्ट यान है उसमें वो डेंसर होता है, उसका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है, तो ये चीज़ें अब्रेजन रेजिस्टेंस को बेहतर कर देती हैं।
फिर फैब्रिक्स विद वर्स्टेड यान हैव बेटर अब्रेजन रेजिस्टेंस दैन फैब्रिक्स विद वूलन यान। सेम लॉजिक के तहत हमें पता है कि जो वर्स्टेड यान है उसमें लॉन्गर फाइबर यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा फाइन क्वालिटी का यान होता है, तो उसमें उसकी हेरीनेस भी बेहतर होती है। तो जो वर्स्टेड यान है उसकी अब्रेजन रेजिस्टेंस वूलन यान से बने हुए फैब्रिक की निस्बत बेहतर होती है। लेकिन किसी एक फैक्टर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से, चूँकि अब्रेजन की टाइप्स डिफरेंट हैं, तो पॉसिबल है कि एक फैक्टर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से एक तरह की अब्रेजन बेहतर हो रही हो, जबकि दूसरी तरह की अब्रेजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा हो। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम फ्लैट अब्रेजन की एग्जांपल लें, जिसमें कि जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि एक फैब्रिक की सरफेस का किसी दूसरे फैब्रिक की सरफेस के ऊपर रब होना, तो उसमें अगर हम ट्विस्ट में डिक्रीज़ करें तो हमने अभी देखा कि पिछली स्लाइड में एक पॉइंट में कि अगर यान के स्ट्रक्चर को इतना मोबाइल ज़रूर होना चाहिए, उसमें फाइबर्स की मोबिलिटी इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि जब उसके ऊपर अपग्रेडिंग लोड पड़े तो वो अपग्रेडिंग लोड ज़्यादा ग्रेटर एरिया तक जो है स्प्रेड हो जाए। तो अगर फ्लैट अब्रेजन की बात करें तो अगर ट्विस्ट कम होगा तो कम ट्विस्ट जो है लोड को ग्रेटर एरिया में स्प्रेड करने में हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से जो कम ट्विस्ट का लेवल है वो फ्लैट अब्रेजन रेजिस्टेंस को बेहतर करेगा कि अगर फैब्रिक की जो फ्लैट अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो कम ट्विस्ट की वजह से बेहतर होगी, क्योंकि कम ट्विस्ट की वजह से फाइबर्स मोबाइल होंगे और जब अपग्रेडिंग लोड पड़ेगा तो वो लोड ज़्यादा ग्रेटर एरिया के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा और कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इसी ट्विस्ट को, चूँकि जो लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है, लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में जो ज़्यादा डोमिनेंट फिनोमिना है अब्रेजन का वो फाइबर लॉस का होता है कि लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में जो अब्रेजन होती है उसमें जो डोमिनेंट फिनोमिना है वो फाइबर लॉस का होता है। तो फाइबर लॉस अगर ट्विस्ट का लेवल इंक्रीज़ कर दें तो फाइबर लॉस कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर ट्विस्ट को इंक्रीज़ करें तो जो लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में होने वाली अब्रेजन है जो कि ज़्यादातर फाइबर लॉस के ऊपर मुश्तमिल होती है, तो वो उसको कम कर देता है, क्योंकि ट्विस्ट के इंक्रीज़ करने से फाइबर के रिमूवल की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। तो फाइबर्स और यान के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है जो फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करता है वो फैब्रिक की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी कि फैब्रिक की जो कॉम्पैक्टनेस है, उसकी थिकनेस है, उसका वेट पर यूनिट एरिया है, ये प्रॉपर्टीज़ अब्रेजन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं। तो ये अगर कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होगी, थिकनेस फैब्रिक की ज़्यादा होगी, उसका जीएसएम ज़्यादा होगा, तो फ्लैट फैब्रिक रेजिस्टेंस बेहतर होगी। क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर जीएसएम सेम रखा जाए यान के फैक्टर में, कि अगर जीएसएम सेम रखा जाए और यान की लीनियर डेंसिटी बढ़ा दी जाए तो इससे फैब्रिक की कॉम्पैक्टनेस इंक्रीज़ हो जाती थी, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो उसमें भी, उस केस में भी फैब्रिक की जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हुई। तो अगर फैब्रिक की स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वो उसकी कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा हो तो ये भी फाइबर रिमूवल की जो टेंडेंसी है वो कम कर देगा। तो इससे अब्रेजन रेजिस्टेंस बेहतर होगी और यही इफ़ेक्ट थिकनेस में इंक्रीज़ का होगा। और यही अगर जीएसएम बढ़ा दिया जाए तो उसका भी यही इफ़ेक्ट आता है कि फाइबर रिमूवल की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। उसके बाद जो वीव टाइप है, वीव टाइप से ना सिर्फ ये कि सरफेस की जो फैब्रिक की सरफेस है वो उसकी अपीयरेंस चेंज होती है, बल्कि ये एक वीव टाइप का डिफरेंट होना फैब्रिक का एक स्ट्रक्चरल पैरामीटर भी है। तो वीव टाइप के बदलने से फैब्रिक की जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो भी कम या ज़्यादा होती है। तो अगर फैब्रिक के अंदर वन सेट ऑफ यान वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट हो तो वो जो ज़्यादा एक्सपोज्ड यान होगा, सेट ऑफ यान होगा, वो ज़्यादा वियर करेगा, क्योंकि उसके ऊपर अपग्रेडिंग लोड या अब्रेजन या रबिंग फोर्सेस ज़्यादा लग रही हैं। और वीव के चेंज होने से फ्लोट लेंथ भी यान की चूँकि चेंज होती है, तो अगर फ्लोट लेंथ कम होगी तो इंक्रीज़ इन यान क्रॉस ओवर पॉइंट्स। फ्लोट लेंथ कम होने का मतलब ये है कि यान के जो क्रॉस ओवर पॉइंट्स हैं वो कम होंगे, तो इससे फैब्रिक की जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो बेहतर होगी। रीज़न उसकी ये है कि जो लॉन्गर फ्लॉट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं टूवर्ड्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और उनके ऊपर जब रबिंग या अब्रेजन लगती है तो वो ज़्यादा रेट के ऊपर फास्टर अपग्रेड करते हैं और उनमें फाइबर रिमूवल की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। तो जो प्लेन वीव होती है उसमें क्रॉसओवर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं बाकी वीव्स की निस्बत। तो जो प्लेन वीव फैब्रिक्स हैं उनकी अब्रेजन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और वो वियर इज स्प्रेड मोर इवनली
ऑन ऑल yarns। और उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि चूँकि जो स्प्रेड है वो तमाम yarns के ऊपर इवनली स्प्रेड होता है। ऐसा नहीं होता कि एक सेट ऑफ yarn जो है वो उसका चूँकि फ्लोट लेंथ ज़्यादा है, वो ज़्यादा एक्सपोज्ड है और उसके ऊपर ज़्यादा वियर हो गई, और जो बाकी दूसरे सेट ऑफ yarns हैं उनकी उनकी वो कम, चूँकि कम एक्सपोज्ड हैं तो उनकी वियर कम हो गई। तो जो प्लेन भी फैब्रिक है वो उनमें जो वियर है वो yarns के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, स्प्रेड होती है। तो चूँकि फैब्रिक की सरफेस के ऊपर अब्रेजन के दौरान अप्लाई होने वाला लोड और उसकी एब्जॉर्प्शन चूँकि इम्पॉर्टेंट होती है, तो जो जैम्ड फैब्रिक स्ट्रक्चर होते हैं उनमें yarns की जो मोबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। इससे जो तो ये जो फिनोमिना है ये फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस को कम कर देता है, क्योंकि अगर yarn की मोबिलिटी कम होगी, रिस्ट्रिक्टेड होगी, तो उसका नुकसान ये होगा कि जब अब्रेडिंग लोड पड़ेगा तो वो ज़्यादा ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ द फैब्रिक के ऊपर स्प्रेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि yarn में फाइबर्स की और फैब्रिक में yarn की जो मोबिलिटी है वो कम है। तो इसका मतलब ये है कि वो वाला फैब्रिक स्ट्रक्चर जो हेल्प करे लोड को, अब्रेडिंग लोड को ग्रेटर सरफेस एरिया के ऊपर स्प्रेड करने में, वो वाला बेहतर होता है बेहतर अब्रेजन रेजिस्टेंस लेने के लिए, क्योंकि उससे मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है लोड की ग्रेटर नंबर ऑफ़ फाइबर्स के ऊपर और ग्रेटर नंबर ऑफ़ yarns के ऊपर। कि अब्रेडिंग लोड को जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फाइबर्स के ऊपर या yarns के ऊपर स्प्रेड किया जाएगा उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी अब्रेजन रेजिस्टेंस बेहतर होगी। इसी तरीके से ऐसा फैब्रिक स्ट्रक्चर जो फाइबर रिमूवल की टेंडेंसी को इंक्रीज़ करे, वो रिड्यूस करे, वो फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस को बेहतर करेगा। फिर इंक्रीज़ इन फैब्रिक सरफेस रफनेस डिक्रीजेस अब्रेजन रेजिस्टेंस, के जितनी ज़्यादा फैब्रिक सरफेस के ऊपर रफनेस ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसकी जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो कम होगी, इसलिए कि सरफेस रफनेस ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कुछ जो एरियाज़ हैं जो हाई पॉइंट्स होंगे फैब्रिक की सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा तेज़ी से अब्रेड होंगे, और उससे जो फैब्रिक की सरफेस के ऊपर रफनेस है वो या उसकी अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो कम होगी। फिर फैब्रिक का अगर GSM ज़्यादा होगा तो उससे भी अब्रेजन रेजिस्टेंस बेहतर होगी, और उसमें भी रीज़निंग ये है कि GSM बेहतर होने से स्ट्रक्चर को एक तरह की कॉम्पैक्टनेस मिलेगी और yarn रिमूवल की टेंडेंसी जो है वो फाइबर रिमूवल की टेंडेंसी कम हो जाएगी। लेकिन इसमें इस सारी डिस्कशन में हमने देखा कि एक ट्रेड ऑफ ज़रूर मौजूद होता है कि कॉम्पैक्टनेस भी इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि जो फाइबर्स हैं या yarns हैं उनकी मोबिलिटी इतनी कम हो जाए कि लोड ज़्यादा ग्रेटर एरिया तक डिफ्लेक्ट ना हो, अब्जॉर्ब ना हो, और इतनी लूज़ भी ना हो कि जो फाइबर लॉस है, फाइबर रिमूवल है, मैस लॉस है, वो ज़्यादा हो जाए। इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं डाइंग और फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स के, कि फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स भी जो फैब्रिक के अब्रेजन रेजिस्टेंस है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो फैब्रिक बन जाने के बाद ऐसी तमाम ट्रीटमेंट्स जिसमें किसी किस्म के फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस ज़्यादा आए और फाइबर के डैमेज के चांसेस हों, जो कि फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर दे, बेंडिंग या टॉर्शनल और फ्लेक्सुरल प्रॉपर्टीज़ को रिड्यूस कर दें, अफेक्ट करें, वो अब्रेजन रेजिस्टेंस को भी फैब्रिक को कम करेंगी। इसी तरीके से अगर कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि रिंकलिंग को डिक्रीज़ करने के लिए होती हैं, उसमें अगर अप्लाई होने वाली ट्रीटमेंट या रीज़न ऐसा हो कि वो फाइबर्स की ब्रिटलनेस को इन्हांस कर दे, तो ब्रिटलनेस के ज़्यादा होने की वजह से फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटल जो फाइबर्स होते हैं वो रबिंग में या अब्रेजन में ज़्यादा फास्ट तरीके से टूटेंगे। जो डाइंग का प्रोसेस है उसमें पॉसिबिलिटी है कि डाइंग के प्रोसेस के बाद जो फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि डाइंग में जो सिंजिंग वगैरह होती है उसमें शॉर्ट फाइबर्स जो सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो शॉर्टर फाइबर्स के रिमूव होने के बाद जो फाइबर लॉस की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, यानी कि हैरीनेस कम होने की वजह से भी उसकी अब्रेजन रेजिस्टेंस बेहतर होती है, क्योंकि फाइबर लॉस कम होता है। फिर अगर डाइंग के बाद जो फाइबर्स हैं वो फैब्रिक के सरफेस में या उसके स्ट्रक्चर में ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अगर क्लिंग कर जाएँ उसके साथ, तो भी जो फाइबर लॉस है वो कम होता है। लेकिन लॉन्ड्रिंग प्रोसेस वो चाहे फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हो, किसी ट्रीटमेंट के दौरान हो, या वो बाद में प्रोडक्ट की लॉन्ड्रिंग हो या फिनिश्ड प्रोडक्ट की लॉन्ड्रिंग हो,
उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है फैब्रिक के एब्रेजन रेजिस्टेंस के ऊपर, और हर लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में फाइबर लॉस भी होता है, और जो डिफरेंट दूसरी तरीके की मुख्तलिफ़ तरीके की कम्बिनेशन लग रहे होते हैं, डिफरेंट फोर्सेस के कम्बिनेशन लग रहे होते हैं, उसमें भी फाइबर डैमेज होता है, फाइबर लॉस भी होता है जो कि डोमिनेंट फिनोमेना है, और फाइबर डैमेज भी होता है। तो लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के बाद फैब्रिक की जो रेजिस्टेंस है एब्रेजन के अगेंस्ट कम होती है। अगर कोई सॉफ्टनर वगैरह अप्लाई हुए हों फैब्रिक के ऊपर, या लुब्रिकेशन उसकी हुई हो, तो उससे चूँकि फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से भी जो फैब्रिक की एब्रेजन रेजिस्टेंस है वो बेहतर होती है, और मोबिलिटी ऑफ यान भी इंक्रीज़ कर जाती है कि अगर फ्रिक्शन कम हो तो विद इन द फैब्रिक यान की मोबिलिटी या फाइबर्स की मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो वाला फिनोमेना आ जाता है कि जब अब्रेडिंग लोड पड़े तो वो लोड ज़्यादा ग्रेटर सरफेस एरिया के ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाए। इसी तरीके से वो तमाम केमिकल ट्रीटमेंट्स जिसमें फ़ाइबर्स आपस में ज़्यादा बेहतर तरीके से बाइंड हो जाएँ, मोर सिक्योरली बाइंड हो जाएँ विद इन द फैब्रिक स्ट्रक्चर, वो फैब्रिक की एब्रेजन रेजिस्टेंस को बेहतर बना देते हैं। और वो अगर फाइबर्स के ऊपर थिन पॉलीमर कोटिंग्स हुई हों, जैसे कि यूरीथेन की कोटिंग्स हैं, वो एब्रेजन रेजिस्टेंस को बेहतर बना देती हैं। तो लास्ट में हमारे कुछ वो फैक्टर्स हैं जो कि एब्रेजन टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, कि जो हमने देखा था कि मुख्तलिफ़ तरीके के एब्रेजन टेस्ट होते हैं, तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो उन टेस्ट के रिज़ल्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनका ख्याल किया जाना एब्रेजन टेस्टिंग के दौरान ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहले चूँकि इसमें लेबॉर्ट्री टेस्ट में हम एक तरीके से एक फैब्रिक की सरफेस को किसी दूसरी सरफेस के अगेंस्ट रब कर रहे होते हैं, तो वो जो दूसरी सरफेस होती है उसको अब्रेडेंट कहते हैं। तो उसकी जो नेचर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये मैटर करेगा कि किस नेचर का अब्रेडेंट यूज़ हुआ है। वो स्टैंडर्ड फैब्रिक था कोई दूसरा जिसके अगेंस्ट टेस्ट स्पेसिमन को रब किया गया है, या कोई अब्रेसिव पेपर था जैसे ग्लास पेपर या सैंड पेपर हो गया, कोई स्टोन्स वगैरह थे, या स्टील की प्लेट्स थी, या मेटल के नाइव्स वगैरह थे। मेटल नाइव्स की एग्जांपल जैसे हमने फ्लेक्स अब्रेजन की टेस्टिंग में देखा कि एक अब्रेडिंग बार के ऊपर से एक टेंशन फैब्रिक की स्ट्रिप को गुजारा जाता है, तो वो एक एग्जांपल है। तो जो अब्रेसिव है वो जो टेस्टिंग के दौरान हम अब्रेसिव मटेरियल यूज़ करें, वो एक्चुअल वियर जो उसकी एप्लीकेशन होती है फैब्रिक की, उसमें जिस तरह की वियर का उसको सामना करना पड़ता है, उसके अगर सिमिलर हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर जो अब्रेडेंट यूज़ किया जाता है टेस्टिंग के दौरान, चूँकि अगर वो कोई दूसरा स्टैंडर्ड फैब्रिक है या कोई अब्रेसिव पेपर है, तो उसकी सरफेस भी स्लोली वियर हो रही होती है, तो उसका पीरियडिकली चेंज किया जाना भी ज़रूरी है ताकि जो रिज़ल्ट्स हैं वो रिलायबल रहें। फिर जो वेरिएबल मोशन है अब्रेडेंट की, वो भी सरफेस के ऊपर मैटर करती है। तो जो अब्रेसिव पेपर की मूवमेंट है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि उसमें जो डायरेक्शनल इफ़ेक्ट्स हैं वो इंड्यूस ना हों, बल्कि डायरेक्शनल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम से कम होने चाहिए। तो टेंशन ऑफ द स्पेसिमन के टेस्टिंग के दौरान स्पेसिमन के ऊपर टेंशन कितनी अप्लाई की गई है, तो और जो ये टेंशन तमाम स्पेसिमन्स के ऊपर सेम होनी चाहिए, ताकि जो कंपैरिजन है, अगर कंपैरिजन करना है फैब्रिक की एब्रेसिव प्रॉपर्टीज़ का, एब्रेजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ का, तो वो उसमें टेंशन सिमिलर होने की वजह से रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा कंपेरेबल होंगे। इसके बाद जो प्रेशर अप्लाई होता है स्पेसिमन के ऊपर अब्रेडेंट के ज़रिए से, वो भी सिवियरिटी ऑफ दी एक्शन को कंट्रोल करता है, और एक्शन जितना ज़्यादा सिवियर होगा उतना ज़्यादा जो स्पेसिमन है उसकी सरफेस के ऊपर ज़्यादा रबिंग एक्शन होगा। फिर जो मटेरियल हम टेस्ट कर रहे हों उसकी सरफेस की कंडीशन के वेट है या ड्राई, ये भी मैटर करती है। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन के फैब्रिक की जो अब्रेजन रेजिस्टेंस है वो होती क्या है, कितनी टाइप्स की होती है, उसकी टेस्टिंग कितनी टाइप्स की होती है, फिर वो कौन कौन से फैक्टर्स फाइबर्स के, यान्स के या फैब्रिक्स के होते हैं जिनके ऊपर फैब्रिक की अब्रेजन रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है। और लास्ट में हमने देखा कि टेस्टिंग के दौरान वो कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका कंट्रोल किया जाना ज़रूरी है।